अगर सच्ची तस्वीर पेश करना और कांग्रेस के हित में अपनी बात करना बगावत है तो मैं बागी हूं। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा के तेवर आज भी ऐसे हैं। आनंद शर्मा कहते हैं कि सबसे पहले मनमोहन सिंह ने पिछले साल कार्य समिति की बैठक में आत्मचिंतन की बात कही थी। इससे कांग्रेस मजबूत होगी, कमजोर नहीं। कांग्रेस में सुधार को लेकर आवाज उठी, बदले में आरोप प्रत्यारोप हुए, कुछ आश्वासन दिए गए और फिर बात आई गई हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल आनंद शर्मा को अब तक ये पता नहीं कि सुधार की गाड़ी कब चलेगी या नहीं। थोड़ी खीज, थोड़ी लाचारगी और थोड़े गुस्से से भरे आनंद शर्मा कहते हैं, आज से पहले कांग्रेस कभी इतनी कमजोर नहीं थी। वे कहते हैं कि बैठक में सवाल उठाने वाले नेताओं के साथ जो कुछ हुआ वह अभियान था। युवा कांग्रेस में चुनाव शुरू कराने वाले राहुल के फैसले पर भी सवाल उठते हैं और कहते हैं अब वहां परिवारवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। संगठन में ऐसे लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं जो कभी कांग्रेस छोड़कर गए थे। आनंद शर्मा कहते हैं कि जिस तरह के बिखराव की स्थिति हमने हाल में कांग्रेस में देखी है, अनिश्चितता की, उस पर हम सब चिंतित हैं। मुख्य कारण यह है कि देश में आज गहरा संकट है। राजनीति और प्रजातंत्र का जो नैरेटिव है उस पर बीजेपी और आरएसएस की सोच हावी है और उनका वर्चस्व है। अगर विपक्ष कमजोर होगा और उसका सीधा नुकसान हमारी संस्थाओं, लोगों और आत्मविश्वास पर होगा तो भारत के आम नागरिक के मूल अधिकारों में ये निहित है। यही हमारी चिंता का मुख्य कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 साल पुराना संगठन है। राष्ट्रीय आंदोलन में हर साल कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता था, जिसमें कभी पूरब, पश्चिम तो कभी दक्षिण के अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस आज से पहले कभी इतनी कमजोर नहीं थी, क्योंकि संगठन की अनदेखी की गई और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्ष को भेजी गई चिट्ठी में भी कही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 करोड़ 92 लाख वोट मिले और भाजपा को 7 करोड़ 84 लाख वोट, जबकि 2014 में 10.5 करोड़ नए वोटर्स आए। तो इस चुनाव में हमारा वोट घटकर 10 करोड़ 69 लाख हो गया, यानी करीब 1 करोड़ 23 लाख वोट हमारे कम हुए। जबकि बीजेपी 7 करोड़ 84 लाख से बढ़कर 17 करोड़ 60 लाख पर पहुंच गई। 5 साल हम विपक्ष में रहे। बीजेपी सरकार ने नोटबंदी से लेकर त्रुटिपूर्ण जीएसटी समेत बड़ी गलतियां की, जिससे कारोबार, रोजगार टूटा। देश में इसको लेकर हताशा और निराशा थी और लोगों ने कांग्रेस की ओर देखा कि क्या ये हमारे लिए विकल्प है। 2019 के चुनाव में 8 करोड़ नए वोटर्स जुड़े तो बीजेपी का वोट बढ़कर 22 करोड़ 94 लाख पहुंच गया, जबकि कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट ही हासिल हुए। यानी देश में 18.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़ने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट का अंतर बहुत बड़ा हो गया। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस इतनी कमजोर कभी नहीं थी। इस हालात में भी हम इनकार के मूड में रहें तो हम अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये नतीजे सामने आए तो राहुल गांधी जी ने त्यागपत्र दे दिया और हार की वजहों पर चर्चा नहीं हुई। हमने राहुल को चुना था और आग्रह किया था कि इस्तीफा न दें। उस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी हार की पड़ताल के लिए कमेटी बनाने और उस पर कार्य समिति में चर्चा किए जाने की बात कही थी, जैसा कि 2014 के चुनावों के बाद एंटनी समिति बनी थी। 2019 चुनाव के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के 15 महीने हो गए। इस पर कोई भी आत्मचिंतन या विश्लेषण नहीं हुआ, बल्कि इस शब्द को ऐसा बना दिया गया है जैसे कि अप्रजातांत्रिक शब्द है। कार्य समिति में 23 लोग हैं, मगर इस बैठक में 60 लोग थे। पर इस पत्र को बहुत कम लोगों ने देखा था। केवल 4-5 लोगों के पास ही इसकी कॉपीज थी। बाकी किसी ने न तो पत्र देखा, न ही उन्हें पता था। मगर बैठक से एक दिन पहले पूरे देश से बयान दिए गए सांसदों की ओर से, और सबका मजमून भी एक ही था, जिससे साफ है कि ये एक तरह का अभियान था जिसमें मिथ्या प्रचार किया गया। कुछ साथी नेताओं ने बैठक में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो शिष्टाचार के नाते स्वीकार्य नहीं हैं। आज जो कार्य समिति में हमको नसीहत देने वाले कई लोग थे, वे इंदिरा जी को बुरे शब्द कहकर छोड़कर चले गए थे। हमने तो कांग्रेस के और देश के हालात को देखते हुए पत्र लिखा था। अध्यक्ष चुनना पार्टी का फैसला होता है। राहुल गांधी को हमने अध्यक्ष चुना था और हमने नहीं कहा था कि वे त्यागपत्र दें। राहुल गांधी ने खुद इस्तीफा देते हुए कहा था, कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज ऑफ इंडिया। आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को बचाने में दिलो जान से लगे संजय राउत हर किसी से उलझ जाते हैं। अब वे कंगना रनौत से उलझ गए। वजह ये कि कंगना रनौत ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई खुलासे किए। वे शुरुआत से ही इस मामले में बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल्स सामने आने के बाद कंगना ने कई बड़े खुलासे किए। साथ ही कहा कि वे इस मामले में एनसीबी की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए, जिस पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से कंगना को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। जिसके जवाब में कंगना ने कहा कि उन्हें मूवी माफिया से ज्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है। कंगना के ऐसा कहने पर अब शिवसेना नेता संजय राउत उन पर तंज कस रहे हैं और मैदान में उतर आए और कंगना को इस अंदाज में हड़काने लगे मानो मुंबई में रहने का अधिकार उन्हीं के पास हो और बाकियों को उनकी मर्जी से ही रहने की इजाजत होगी। संजय राउत ने कंगना को कहा कि वे अब मुंबई आने से परहेज करें। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर निशाना साधा और कहा कि वे मुंबई में रहती हैं, फिर भी यहां की पुलिस बल की आलोचना कर रही हैं। उनका ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने लिखा कि हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वे मुंबई न आएं। ये मुंबई पुलिस का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिव सावंत ने कंगना को चेतावनी दी है और कहा कि मदद मांगने से पहले राम कदम का बैकग्राउंड चेक करें। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वे एनसीबी की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए वे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहती हैं। उनका कहना है कि वो न केवल अपने करियर बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रही हैं। सुशांत को कुछ डर्टी सीक्रेट्स पता थे, इसलिए उन्हें मारा गया है। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत इस्तेमाल होता है और अगर जांच की गई तो बहुत से ए लिस्ट एक्टर्स का नाम सामने आ जाएगा। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने कहा था, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मशहूर ड्रग्स कोकेन है। वो लगभग हर हाउस पार्टी में इस्तेमाल होता है और काफी महंगा होता है, इसलिए जब शुरू में आप बड़े और शक्तिशाली लोगों के घर में जाएंगे तो आपको मुफ्त में मिलेगा। MDMA क्रिस्टल्स को पानी में मिलाया जाता है और कभी कभी ये बिना जानकारी के भी आपको दे दिया जाता है। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए कहा, 100 घंटे से ज्यादा हो गए जब 4 दिन पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि वो बॉलीवुड ड्रग माफियाज को एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना ने कहा, सर आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अब मुझे मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। मुंबई में मुझे या तो हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर सीधा केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुंबई पुलिस से नहीं। वहीं कंगना ने एक स्क्रीनशॉट ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया। उसमें उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ऐसे ट्वीट्स को लाइक कर रही है जिसमें कंगना के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है। कंगना ने कहा कि जो लोग सुशांत के हत्यारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें बुली किए जाने से बचाने की बजाय मुंबई पुलिस ऐसे ट्वीट्स लाइक कर रही है। शेम मुंबई पुलिस। इस ट्वीट में कंगना ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और PMO इंडिया को टैग किया। मुंबई पुलिस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कंगना के इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि इस ट्वीट को मुंबई कमिश्नर ने कभी लाइक नहीं किया। साइबर पुलिस को स्क्रीनशॉट की जांच करने के लिए कहा गया है। कंगना ने इसके जवाब में भी ट्वीट किया जिसमें लिखा है, आप पुलिस के नाम पर शर्म हैं। ये मत भूलिए कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितने लोगों को भी टैग किया गया है सभी को ये नोटिफिकेशन गया कि मुंबई कमिश्नर ने ये ट्वीट लाइक किया। पीड़ित को ही अपराधी साबित करने का आपका पुराना धंधा है। झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर निकालने के बाद नीतीश कुमार के निशाने पर रामविलास पासवान हैं। वजह नीतीश कुमार को अपने भविष्य की चिंता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार बता रहे हैं कि एनडीए के सभी सहयोगी मिलकर बिहार चुनाव लड़ रहे हैं और ये सब नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रहा है। दरअसल ये सीधे सीधे चिराग पासवान के लिए संदेश भी है।
चिराग पासवान काफी दिनों से नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक मुहिम चलाते आ रहे हैं। पासवान की पार्टी एलजेपी भी यूपी में बीएसपी की तरह दलित राजनीति ही करती है। लोकसभा चुनाव जीतने के मामले में भले ही रामविलास पासवान रिकॉर्ड बना चुके हों, लेकिन मायावती की तरह बिहार में कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर सीधी टक्कर में खड़े नहीं हो पाए। अब तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान में बिहार का मुख्यमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। समझने वाली बात यह है कि पासवान की दलित राजनीति पर अब नीतीश कुमार की नजर लग चुकी है। तभी तो नीतीश कुमार जेडीयू को दलित चेहरों से सजाने में जुट गए हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले ही एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ करा चुके नीतीश कुमार को अब रामविलास पासवान, विशेष रूप से उनके बेटे चिराग पासवान खटकने लगे हैं। वैसे ये भी सच है कि कुछ दिनों से जब कोविड-19 और बाढ़ ने बिहार की हालत चिंताजनक बना रखी है, चिराग पासवान अलग से मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ चिराग पासवान के आक्रामक रुख से ही परेशान हैं या और भी कोई वजह है? बिहार में एनडीए की राजनीति कुछ ऐसे चल रही है जैसे बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के मुकाबले उनकी ज्यादा सीटें आएं, ताकि चुनाव के बाद ज्यादा दबाव कायम किया जा सके। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार चाहते हैं कि पासवान की पार्टी एलजेपी के हिस्से में इतनी कम सीटें आएं कि पार्टी इतनी दब जाए कि उठकर खड़ा होना भी मुश्किल हो। अगर विधानसभा में पासवान की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी और नीतीश दोनों ही एलजेपी पर कम सीटों के लिए दबाव बना सकते हैं। दलील होगी कि एलजेपी को तो जो भी सीटें मिल रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए में रहने की वजह से ही मिल रही हैं। जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार इसलिए साथ लेकर आए हैं क्योंकि मांझी न सिर्फ श्याम रजक की भरपाई कर रहे हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल एलजेपी और उसके चलते बीजेपी के खिलाफ भी किया जा सकता है। देखा जाए तो जीतन राम मांझी का एक बार फिर से वैसा ही इस्तेमाल होने जा रहा है जैसा 2015 में हुआ था। तब बीजेपी ने नीतीश कुमार की जगह जीतन राम मांझी का इस्तेमाल किया। अब नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। नीतीश एक तरीके से बीजेपी पर दबाव बढ़ाने में मांझी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश की कोशिश होगी कि कैसे पासवान को बिहार में एक दायरे में सीमित करके रखें। लोकसभा में जो भी हो, विधानसभा में पासवान की पार्टी कमजोर पड़ रही है। विधानसभा में पासवान की पार्टी विधायक भी दलित समुदाय से नहीं है। चिराग पासवान की सीटों पर दबाव बनाने के साथ साथ कोशिश बिहार में पार्टी को चर्चा में बनाए रखने की भी रही है, जिसमें वो कामयाब जरूर रहे, लेकिन नीतीश की टेढ़ी नजर से नुकसान को कितना कम कर पाएंगे देखना होगा। जीतन राम मांझी विधानसभा की 9 सीटों के साथ साथ अपने लिए एक सीट विधान परिषद में भी चाह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर मांझी को विधानसभा की 12 सीटें चाहिए। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो दलित राजनीति को धीरे धीरे महादलित का लेबर देने लगे। दलित समुदाय की करीब 2 दर्जन जातियों को मिलाकर महादलित बना दिया गया, लेकिन पासवान को उससे बाहर रखा गया था। जब जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो मार्च 2015 में पासवान जाति को भी महादलित का दर्जा दे दिया गया, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने कुर्सी पर बैठते ही इसे पलट दिया। नीतीश कुमार की दलील रही कि पासवान लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बाकी दलों से बेहतर है। 2018 में अंबेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने फिर से पासवानों को दलितों में शामिल किए जाने की घोषणा जरूर कर दी। बिहार में दलित राजनीति का आलम यह है कि पप्पू यादव अब दलित मुख्यमंत्री की मांग करने लगे हैं। बिहार में पप्पू यादव के भी बयान वैसे ही होते हैं जैसे महाराष्ट्र में रामदास अठावले से सुनने को मिलते हैं। जैसे उद्धव सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी करते हुए रामदास अठावले कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को एनडीए ज्वाइन करने की सलाह देने लगे। पप्पू यादव का भी वही हाल है। उनके विचार विकास दुबे से लेकर चीन के साथ संबंधों तक सुनने को मिल जाते हैं। दोनों में फर्क बस ये है कि अठावले एनडीए के साथ हैं और पप्पू यादव किसी भी गठबंधन में एंट्री पाने के लिए ललायत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लद्दाख में चीन को पीछे धकेलने के बाद भारत ने पबजी सहित 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस दोहरे झटके से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत के इस फैसले पर सख्त ऐतराज भी जताया है।
लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत अब तक चीन के 224 ऐप्स पर बैन लगा चुका है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत का ऐप पर बैन लगाना चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडर्स के कानूनी हितों का उल्लंघन है। चीन इसको लेकर गंभीरता पूर्वक चिंतित है और इसका पुरजोर विरोध करता है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को मशहूर गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ऐप चीन की कंपनी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जून में भारत ने टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन किया था। जुलाई में भी चीन से जुड़े 47 मोबाइल ऐप्स प्रतिबंधित किए गए। इस तरह अब तक चीन से जुड़े 224 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये ऐप बैन चीन के लिए कितनी बड़ी चोट है और इसके जरिए भारत क्या संदेश देना चाहता है। बुधवार को जिन मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया उनमें PUBG लाइट समेत बाइडू एक्सप्रेस एडिक्शन, एलीपे, टेंसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचैट, टेंसेंट वेयून, आपोस लॉन्चर प्रो, आपोस सिक्योरिटी, कट, शेयर सेवा बाय शाओमी और कैमकार्ड जैसे ऐप्स शामिल हैं। इसमें ज्यादातर ऐप भारत में बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रहे थे। कई भारतीय युवाओं को तो लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG की इस तरह की लत लगी हुई है कि बात अगर भारत में PUBG ऐप के डाउनलोड की करें तो इसे 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत में उसके 3 करोड़ 30 लाख एक्टिव यूजर्स थे, जो बहुत बड़ी संख्या है। अब इन पर प्रतिबंधों से चीनी कंपनीज की कमाई सीधा प्रभावित होगी। PUBG को वैसे तो एक साउथ कोरियन कंपनी ने डेवलप किया था, लेकिन इसके जितने भी वर्जन जारी होते हैं उसे चीनी कंपनी टेंसेंट जारी करती है। गेमिंग की दुनिया में डंका बजाने वाली PUBG मोबाइल ऐप के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में ही हैं। ये गेम गूगल प्ले स्टोर में टॉप 5 में शुमार था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 के पहले क्वार्टर में PUBG को 6 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। इतना ही नहीं, मई में PUBG का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला मोबाइल गेम ये बना। उसे 22 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी करीब 1700 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। अब भारत में बैन से न सिर्फ PUBG का यूजर बेस घटेगा, बल्कि तगड़ी आर्थिक चोट भी पहुंचेगी। कांग्रेस में कलह जारी है और इसका आसानी से अंत होता दिखता नहीं। सोनिया गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद बदलाव की मांग पर डटे नेताओं का रवैया आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस नेता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब दौर में है। चीन के साथ प्रत्येक दिन झड़प की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस एक असरदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, क्योंकि पार्टी के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। इसलिए जरूरी है कि पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव हो। 7 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक खत लिखा गया था। इसमें कई सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे और पार्टी के लिए एक फुल टाइम एक्टिव और हमेशा मौजूद रहने वाला अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की थी। पृथ्वीराज चौहान उन्हीं सदस्यों में से एक हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 2019 लोकसभा के बाद राहुल गांधी ने अचानक ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उनके अध्यक्ष पद छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि तब हमारे पास लीडरशिप नहीं थी। बाद में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष जरूर बनी, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए मौजूद रहें और काम करती रहें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि हम कई राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा सके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पार्टी को एक फुल टाइम लीडरशिप की जरूरत है और इसलिए अपनी बात रखी। पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि उनके जैसे कुछ नेता सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष से मिलने का समय नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने 7 अगस्त को एक खत लिखकर उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस खत को गांधी परिवार विरोधी बताकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, क्योंकि हमने गांधी परिवार से अलग पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग नहीं की थी। चौहान ने कहा कि अगर राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करना चाहते। सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से अपना पूरा समय नहीं दे सकती हैं, इसलिए हमने वर्किंग पार्लियामेंट्री बोर्ड की मांग रखी थी।
जो पिछले कई सालों से नहीं है। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत मांगा? उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खत पर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक में खत पर हस्ताक्षर करने वाले केवल 4 नेताओं को बुलाया गया और इस खत पर बात ही नहीं हो सकी। हमें उम्मीद थी कि खत लिखे जाने के बाद इस पर खुली चर्चा होगी, लेकिन हम पर कई आरोप लगाए गए। ज्यादातर नेताओं ने बिना खत पढ़े ही हम पर हमला बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि सोनिया गांधी अस्थायी तौर पर अंतरिम अध्यक्षा बनी रहेंगी, लेकिन मैं राहुल गांधी से अपील करूंगा कि वो अध्यक्ष पद स्वीकार करें या फिर पार्टी नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे। कंगना रनौत और संजय राउत अब आमने सामने हैं। वजह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल का खुलकर सामने आना है। कंगना रनौत का आरोप है कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई वापस न लौटने की धमकी दी है। कंगना के आरोपों के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, शिवसेना नेता का फिर से निंदनीय बयान। महाविकास अघाड़ी ने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस पर स्वार्थी दबाव का सहारा लिया है। उनका उद्देश्य बॉलीवुड ड्रग माफियाओं को संरक्षण देना है और कंगना रनौत झांसी की रानी है, जो कि इस तरह की धमकियों से प्रभावित नहीं होती। इससे पहले कंगना ने ट्वीट किया था कि शिवसेना नेता संजय राउत उन्हें खुली धमकी दे रहे हैं और कहा कि वे मुंबई वापस न आए। कंगना ने लिखा, मुंबई की गलियों में आजादी, ग्रेफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है? दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस आयुक्त और मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए थे। कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड के ड्रग लिंक के बारे में काफी कुछ पता है। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। कंगना ने कहा था कि वे केंद्र या हिमाचल प्रदेश से सुरक्षा चाहती हैं। उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है। इस पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि मुंबई में रहते हुए कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया मुंबई न आए। ये मुंबई पुलिस की बेइज्जती है। गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। संजय राउत इससे पहले भी सुशांत केस में कई बार बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। संजय राउत ने सामना में लिखे अपने लेख में आरोप लगाया था कि सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं। उनके पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसे सुशांत स्वीकार नहीं कर पाए। पिता से उनका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। सुशांत केस में जब बिहार बनाम महाराष्ट्र की स्थिति बन गई तो संजय राउत ने कहा था कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह से सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी। मगर बिहार चुनाव की वजह से मामले में राजनीति हो रही है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी संजय राउत ने निशाना साधा था। राउत ने कहा था, बिहार के डीजीपी किस बात से इतना खुश हैं, जो नाच नाच कर सब जगह बता रहे थे। वर्दी की एक गरिमा होती है, उनके हाथ में बस बीजेपी का एक झंडा होना बाकी रह गया था। सामना के ही संपादकीय में संजय राउत ने लिखा था, सुशांत की आत्महत्या पाताल में दबी एक कुप्पी है और ये कुप्पी सिर्फ सीबीआई ढूंढ पाएगी। ये एक भ्रम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे एक्शन में हैं और कांग्रेस पर हमला करने का कोई भी मौका चूकते नहीं। सिंधिया ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा किया तो उसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। विधानसभा चुनावों में 15 साल बाद 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस ने अपने ही नेताओं के बगावती तेवर की वजह से 2 साल के भीतर ही विपक्ष में जाकर बैठना पड़ा। कमलनाथ की दुकान बंद करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले, सबसे अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के कारण ही रहे। कमलनाथ की दुकान बंद करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के कारण ही उनके समर्थक मंत्रियों समेत 27 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का साथ पकड़ लिया। इसके चलते शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार प्रदेश में एक बार फिर बन गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
गुरुवार को एक वीडियो शेयर करते हुए सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आमजन के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के साथ भी छल और धोखा किया है। कांग्रेस की सरकार ने जनता और हमारे अन्नदाताओं के साथ धोखे की कीमत चुकाई है। सिंधिया ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। खासकर उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जितने भी वादे किसानों और आम जनता से किए उनको पूरा नहीं किया गया। जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, जिसकी कीमत उन्होंने चुकाई। बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और इसके तहत ही सिंधिया ने प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। फेसबुक ने कांग्रेस के खत का जवाब दे दिया है और कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते। केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक चीफ मार्क जुकरबर्ग को लिखे खत के जवाब में कंपनी ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते। अपने जवाब में फेसबुक ने कहा, हम पक्षपाती नहीं हैं और न ही हम अपने प्लेटफॉर्म को ऐसी जगह बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि लोग यहां स्वतंत्र होकर खुद को अभिव्यक्त कर सकें। हम भेदभाव के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और हर तरह की घृणा और कट्टरता की निंदा करते हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी, रॉयटर और टाइम्स मैगजीन ने कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की थीं, जिनमें यह दावा किया गया था कि फेसबुक की भारतीय इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से पिछले महीने प्रकाशित रिपोर्ट से हुई और इस रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया की सीनियर अधिकारी ने कथित तौर पर सांप्रदायिक आरोपों वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के अकाउंट पर स्थायी रोक को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखलंदाजी की थी। और इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक चीफ जुकरबर्ग को ईमेल लिखकर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। वेणुगोपाल ने अपने खत में जुकरबर्ग से गुजारिश की कि फेसबुक हेडक्वार्टर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराए और जांच पूरी होने तक फेसबुक इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपे ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में फेसबुक पर लगे आरोपों की सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने गंभीरता दिखाते हुए इसे तलब किया था। बुधवार को फेसबुक इंडिया के चीफ अजीत मोहन कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए। उनसे करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। समिति में बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने फेसबुक पर सांठगांठ करने और विचारों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसका कंपनी ने खंडन किया। बीजेपी के सदस्यों ने फेसबुक के कर्मचारियों के कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए और ये दावा किया कि कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए अलग अलग तरीकों से काम कर चुके हैं। जबकि विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि हेट स्पीच वाले वीडियो और सामग्री अब भी ऑनलाइन उपलब्ध क्यों हैं? सोशल मीडिया कंपनी ने इन्हें हटाया क्यों नहीं? मोहन ने कुछ सवालों का मौखिक जवाब दिया, जबकि उन्हें तकरीबन 90 सवाल दिए गए हैं, जिनका जवाब उन्हें लिखित में देना है। सूत्रों के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की केरल इकाई और यूपीए सरकार से अजीत मोहन के जुड़ाव के बारे में भी सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि वह एक पेशेवर तौर पर पार्टी से जुड़े थे, न कि किसी राजनीतिक हैसियत से। इस संसदीय समिति का कार्यकाल 12 सितंबर को ही खत्म होना है और खास बात यह है कि संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया के प्रमुख की पेशी के अगले ही दिन तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को फेसबुक ने बैन कर दिया। कंपनी ने हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री से जुड़ी अपनी नीतियों का उल्लंघन करने के मामले में टी राजा सिंह को अपने मंच और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए जारी किए गए बयान में कहा, हमारी नीति हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसा में संलग्न होने वालों की हमारे मंच पर उपस्थित प्रतिबंधित करने की रही है और इसका उल्लंघन करने पर हमने राजा सिंह को फेसबुक पर प्रतिबंधित कर दिया।